नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि वहाँ पर कविना अनंता और भाग्यश्री दोनों ही अभी उस बारे में बात कर रही थी कि उन्होंने अपनी लीगेसी वहाँ पर अनिका को दी हुई है, क्योंकि अनिका ने एक अहम फैसला लिया था यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी को बचाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर भाग्यश्री को चिंता होती है कि कहीं इस लीगेसी की वजह से अनिका को कोई भी प्रॉब्लम ना पड़ जाए। लेकिन अब यहाँ पर अनंता और भाग्यश्री दोनों ही अब कहते हैं कि हाँ, फाइनली उसने अपने इस कविन के पद का अच्छे से इस्तेमाल किया है और वैसे भी अनिका को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसमें नाम कविन आलिशा का होगा। इधर ये बातें ही हो रही थी कि तभी वहाँ पर उन्हें दरवाजे को नॉक होने की आवाज़ आती है। तब वो कहती है, मैडम आप छुप जाइए, शायद युवराज होंगे। इधर ये सुनते ही कविन अनंता भी अब किचन में चली जाती है ताकि अलेक्जेंडर उस तक ना पहुँच सके। इधर कविन अनंता के जाने के बाद यहाँ भाग्यश्री अब दरवाजे के पास जाकर अब उस दरवाजे को खोल देती है। जैसे ही भाग्यश्री उस दरवाजे को खोलती है तो सामने अलेक्जेंडर को देखकर अब भाग्यश्री कहती है, क्या हुआ है, आपको कुछ चाहिए है क्या? भाग्यश्री की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि इस बुक का एक पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं बस वो क्लियर करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे समझाएंगी कि इसमें क्या करना है? अलेक्जेंडर की इस बात पर भाग्यश्री कहती है, हाँ मैं आपको समझा दूंगी, चलिए हम ऐसा करते हैं, आपके कमरे में ही चलते हैं। इधर ये सुनते ही अब अलेक्जेंडर कहता है, ओके। यहाँ पर भाग्यश्री अब अलेक्जेंडर को लेकर उसके रूम में चली जाती हैं, क्योंकि भाग्यश्री ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अलेक्जेंडर यहीं पर कुछ भी पल और रहा तो फिर उसकी मैडम को और भी ज़्यादा देर तक किचन में रहना पड़ेगा, यानी कि अलेक्जेंडर से छुप कर रहना पड़ेगा। इसलिए भाग्यश्री उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। यहाँ ये सब देखकर तो अब कविन अनंता सोचती हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि भाग्यश्री अलेक्जेंडर को यहाँ से लेकर चली गई, क्योंकि अगर अलेक्जेंडर यहाँ होता तो फिर तो मुझे किचन में ज़्यादा देर के लिए रहना पड़ता। इधर ये सब सोचते हुए ही अनंता अब अपने काम में लग जाती है। इधर दूसरी तरफ पेरिस के राजमहल में कविन आलिशा बड़ी रानी के रूम में थी, क्योंकि बड़ी रानी को भी अब तक सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ साफ देखी जा रही थी। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। इसलिए उन्होंने कविन आलिशा को अपने कमरे में बुलाया था और इधर कविन आलिशा भी उनके कहते ही वहां पर आ गई थी। अब कविन आलिशा के वहां के आने के बाद यहाँ बड़ी रानी अब आलिशा से कहती है, ये क्या किया आपने? आपको पता भी है आपके लिए हुए इस फैसले का अब क्या अंजाम हो सकता है? क्या आपने ये फैसला सोच समझ कर लिया है? अब बड़ी रानी की इस बात को सुनकर अब कविन आलिशा कहती है, हाँ माँ, हम कुछ समझे नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? आप प्लीज अपने पॉइंट को क्लियर बताइए कि आप किस चीज के बारे में बात कर रही हैं, ताकि हम भी आपको एक स्पष्ट आंसर दे सकें। आलिशा की इस बात पर बड़ी रानी कहती है, आपने सीधा पल्ली मल्होत्रा फार्मेसी को सपोर्ट कैसे किया? क्योंकि ये तुम्हारे लिए भी शायद सही नहीं होगा आलिशा, क्योंकि तुम्हें सीधे मल्होत्रा फार्मेसी को इस तरह से सपोर्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे ये लगेगा कि शायद तुम किंग के फैसले के विरुद्ध हो। इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, रानी माँ, हमने ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि अगर हम ये डिसीजन लेते तो काफ़ी सोच समझ कर लेते, और वैसे भी ये डिसीजन मेरा नहीं बल्कि महारानी का है। इधर यहाँ पर जैसे ही कविन आलिशा ने महारानी का नाम लिया तो अब यहाँ पर बड़ी रानी कहती है, ये क्या कह रही हैं आप? महारानी का डिसीजन? वो कैसे? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? इधर बड़ी रानी की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, हाँ माँ,
हाँ रानी माँ, ये फैसला मेरा नहीं बल्कि महारानी का ही है, और उनका उनका खुद का फैसला तो खुद किंग भी नहीं बदल सकते हैं। ये बात तो आप भी अब अच्छी तरह से जानती हैं ना, तो फिर हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो बस उसे फॉलो किया है, क्योंकि हमने कोई भी फैसला अपने आप नहीं लिया है। हमें जैसे करने को कहा गया हमने बस वही किया है। और जब कविन का ये फैसला है तो फिर हम किंग के विरुद्ध कैसे हुए। अब यहाँ पर अलीशा की ये बात सुनते ही बड़ी रानी कहती है, आप सच में क्या सच कह रही हैं। अब यहाँ पर बड़ी रानी की इस बात पर अब कविन आलिशा कहती है, हमें अपनी माँ से झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, और ये बात तो आप भी जानती हैं। क्योंकि यहाँ पर बड़ी रानी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कविन ने ऐसा कोई भी फैसला लिया होगा, क्योंकि वो एक बार क्योंकि वो यहाँ पर आलिशा को लेकर बहुत ही चिंतित थी कि अगर आलिशा ऐसे ओपनली मल्होत्रा फार्मेसी को सपोर्ट करेंगी तो एक तो उनके रिश्ते शायद फिर किंग से भी खराब हो सकते हैं, और फिर अगर किंग से उनके रिश्ते खराब हो गए तो राजमहल की प्रोटेक्शन तो हमेशा किंग ही करता है, तो वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पेरिस को चलाने में उनके जितनी भी वीआईपी गेस्ट हैं या जो भी कुछ है, वे कोई भी किंग के विरुद्ध नहीं जाना चाहेंगे, और वो उन्हें भी अब आलिशा को सवाल जवाब देना पड़ेगा। ये कहते हुए ही इसलिए अब उन्हें उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कविना आलिशा ने सीधे सीधे ही कह दिया था कि उन्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये कहते हुए ही अब कविना आलिशा भी बड़ी रानी को एक हक करती है। यहाँ बड़ी रानी अब कविना आलिशा का हक करते हुए कहती है, उम्मीद करते हैं हम कि हमारे देश के लोगों को किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज़ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो वो आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश की प्रजा आपके साथ ही होनी चाहिए। बड़ी रानी की इस बात पर अब कविना आलिशा कहती है, रानी माँ आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हमें आपसे और मामा जी से हमने जो कुछ भी सीखा है वो उसी सीख के अनुसार ही हम उस सिचुएशन को भी संभाल लेंगे। एंड ट्रस्ट ऑन मी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। इधर यहाँ पर कविना आलिशा की ये बात सुनते ही अब बड़ी रानी के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि उनकी आबादी से ज़्यादा समस्या तो अब यहाँ पर कविना आलिशा से बात करने के बाद ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि उन्हें उनके बारे में काफ़ी चिंता हो रही थी कि भला आलिशा एक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती हैं। माना कि आलिशा अंजलि मल्होत्रा की बेटी हैं, लेकिन अगर वो उनकी बेटी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खुले में उन्हें फेवर करें। इधर दूसरी तरफ इंडिया में दिल्ली के मल्होत्रा हाउस में यहाँ पर श्वेता अपने पापा को जोर से आवाज़ लगा रही थी, पापा कहाँ हैं आप, जल्दी आइए। इधर श्वेता के इस तरह से पापा चिल्लाने की आवाज़ सुनते ही अब किशन मामा अब अपने रूम से बाहर निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जब से मल्होत्रा फार्मेसी के बारे में पता चला था तब से उन्हें एक जोर का झटका लगा था। इवन वहाँ पर किशन मामा को ही नहीं बल्कि क्रिश, बूढ़ी नानी सभी को ही एक जोर का झटका लगा था कि आखिर अचानक से मल्होत्रा फार्मेसी की सारी दवाइयाँ कैसे बैन हो गई। तब से ही कि किशन मल्होत्रा की हेल्थ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उसे जब अनिका ने इस फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट किया था इनकी फार्मेसी को, और जब श्वेता ने सारा ही कार्यभार संभाला था तो किशन मल्होत्रा को लगा था कि शायद अब यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी फिर से पहले की तरह काम करेगी। लेकिन अब अचानक से ये कितना बड़ा झटका तो उसके लिए बहुत ही बड़ा लॉस था, इसलिए इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब श्वेता के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वो वहाँ पर आ जाते हैं, और जब वो वहाँ हॉल में आते हैं तो वो अब श्वेता से कहते हैं, क्या बात है श्वेता, तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रही हो, अब ऐसा क्या हो गया। देखो श्वेता, मैं अब किसी और भी बुरी खबर को सुनने के लिए ठीक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से पहले से ही जो कुछ भी हुआ है वो अब मेरे से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। यहाँ अब अपने पापा की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, पापा हम आपको
कोई बुरी खबर नहीं, बल्कि मेरे पास अब आपके लिए खुशखबरी है। इवन आपके लिए ही नहीं, पूरी मल्होत्रा फार्मेसी के लिए, मल्होत्रा परिवार के लिए। अब यहाँ पर श्वेता ने ये कहा ही था कि तभी अब किशन मल्होत्रा सवालिया नज़रों से अब श्वेता के चेहरे की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब अचानक से ये सब क्या हो गया। क्योंकि आज का दिन तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें सदमे पर सदमे ही मिल रहे थे। इसलिए अब वो यहाँ पर उनसे कहते हैं, श्वेता देखो, ऐसे पहेलियाँ मत बुझाओ, क्योंकि मैं सच में उस कंडीशन में नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहती हो। अब अपने पापा को इस तरह से थोड़ा सा हैरान होते हुए, थोड़ा सा परेशान होता हुआ देखकर अब श्वेता कहती है, पापा हमें राजमहल से ढेर सारे ऑर्डर आए हैं, और पता है खास करके एंटी डिप्रेसिंग पिल के और उस अमृत टैबलेट के, क्योंकि उनकी ज़्यादा ही डिमांड हो गई है। इसलिए अब हमें वो सभी सप्लाई गारंटी, और वो सभी सप्लायर अब गारंटी मांग रहे हैं। तो क्या मैं प्रोडक्शन के लिए अब आगे और ऑर्डर दे दूं, क्योंकि उनकी डिमांड हमारे पास पेरिस से बहुत ही ज़्यादा आई है। अब श्वेता की इस बात को सुनकर किशन मल्होत्रा अब यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर श्वेता ये सब क्या कह रही हैं, क्योंकि आज ही तो उनकी सारी की सारी मेडिसिन्स को यहाँ पर मार्केट से बैन कर दिया गया था। लेकिन अब अचानक से उसके इतने सारे प्रोडक्शन के बारे में अब श्वेता क्यों कह रही है, और भला पेरिस से उन्हें इतने सारे इन्वेस्टर क्यों मिलेंगे। अब श्वेता की इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं कि क्या कह रही हो श्वेता तुम, भला ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी तो सारी ही दवाइयाँ बैन हो चुकी है ना। अब श्वेता कहती है, पहले आप मुझे इजाज़त तो दीजिए, मैं आपको सब कुछ समझाती हूँ। अब यहाँ पर अब किशन मल्होत्रा भी कहते हैं, हाँ फिर ठीक है, अगर हमें सप्लाई करनी है तो ठीक है, तुम प्रोडक्शन करवाओ बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। क्योंकि अगर सच में हमारी मेडिसिन अगर पेरिस तक पहुँची तो ये तो हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात भी होगी, और इससे मल्होत्रा फार्मेसी की सिचुएशन भी थोड़ी सी अच्छी होगी। तो ऐसा करो, तुम सभी को ही सप्लाई की गारंटी दे दो। इधर नानी माँ, जो कि ये सारी ही बातें सुन रही थी, इन सारी ही बातों को सुनकर अब उन्हें भी ये समझ में आ गया था कि अब मल्होत्रा फार्मेसी की सिचुएशन ठीक है, क्योंकि आज उन्हें भी जो खबर मिली थी उससे वो भी कहीं ना कहीं परेशान थी, टेंशन में थी। लेकिन अब वो ये भी समझ चुकी थी कि यहाँ पर रानी साहिबा यानी कि यहाँ पर आलिशा की वजह से सब कुछ स्टेबल हो गया है। और अब वो मन ही मन अब ऊपर वाले को भी थैंक यू कह रही थी कि थैंक यू गॉड के उस आलिशा की वजह से हमारी फार्मेसी अब बच रही है। यहाँ पर इधर ये सब सुनकर अब क्रिश, जो कि बाहर की तरफ जा रहा था, लेकिन जब उसने यहाँ पर ये सारी बातें सुनी तो अब क्रिश भी वहीं पर उन्हीं की तरफ बढ़ जाता है। और अब वो कहता है, लेकिन दीदी अचानक से ये सब क्या हो गया, क्योंकि हमारी तो सारी दवाइयाँ बैन हो गई थी ना। मेरा मतलब है कि सुबह की न्यूज़ ने तो हम सभी के ही एकदम से ही होश उड़ा दिए थे, क्योंकि किसी को ऐसी खबर के बारे में कोई उम्मीद भी नहीं थी कि कभी हम लोगों के साथ अचानक से ऐसा हो जाएगा, जबकि हमने तो सारे रूल रेगुलेशन को अच्छी तरह से फॉलो किया है। और अभी रात होते होते इतने सारे ऑर्डर आ गए, मुझे तो कुछ यकीन नहीं हो रहा इस बात पर कि ये सब चल क्या रहा है। आप मुझे ये बताइए कि ये मिरेकल कैसे हुआ। अब क्रिश की इस बात को सुनकर अब श्वेता कहती है, ब्रो इट्स ए मॉम्स मैजिक। अब यहाँ पर श्वेता की इस बात को सुनकर क्रिश अब हैरान होकर श्वेता को ही देखता है, तो इधर किशन मामा भी श्वेता की तरफ ही देख रहे थे, क्योंकि जो सवाल यहाँ पर क्रिश के दिमाग में चल रहा था सेम सवाल तो यहाँ पर किशन मल्होत्रा के मेरे दिमाग में चल रहा था। इसलिए वो भी पूरी की पूरी क्यूरियोसिटी के साथ अब श्वेता के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अब यहाँ पर क्रिश कहता है, मोम्स मैजिक मतलब कहना क्या चाहती हो।
अब यहाँ पर श्वेता अब क्रिस की बात को सुनकर कहती है मेरा मतलब है कि आलिशा दीदी ने ही मल्होत्रा फार्मेसी की आयुर्वेदिक दवाइयों की तारीफ की है एंड आई एम श्योर कि मम्मी ने ही उन्हें ये सब कहा होगा क्योंकि मम्मी तो वहाँ पर आलिशा दीदी के पास ही राजमहल में है ना, लेकिन माँ तो माँ होती है। जब उन्हें ये पता चला होगा कि यहाँ पर मल्होत्रा फार्मेसी की ऐसी सिचुएशन आ गई कि रातों रात उनकी की सारी दवाइयाँ मार्केट में बैन हो गई, तो हो ना हो माँ ने ही कविन आलिशा को यानी कि आलिशा दीदी को कन्विंस किया होगा, और जिसकी वजह से ही वो अब हमें सपोर्ट कर रही हैं। और उनकी पदवी क्या है पेरिस में, ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानते ही हो ना। थैंक गॉड कि मम्मी आलिशा दीदी के साथ है। यहाँ पर श्वेता ने अभी ये कहा ही था, लेकिन अब श्वेता की ये बात सुनते ही अब क्रिस कहता है कि श्वेता देख तेरी तबीयत तो ठीक है ना। और ये कहते हुए है वो श्वेता के माथे पर अपना हाथ लगाते हुए देखता है। इधर जैसे ही क्रिस ने ये सब कहा और अपने हाथे पर और जब अपने माथे पर क्रिस का हाथ देखा तो अब यहाँ पर श्वेता कहती है ये क्या है क्रिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब यहाँ पर क्रिस कहता है नहीं श्वेता तू ठीक नहीं है, क्योंकि जब से मम्मी पेरिस गई थी तब से तो तुम मम्मी से नाराज थी ना कि मम्मी बिना कुछ बोले ही आलिशा दीदी के पास चली गई। उन्हें तो बस अब अपनी वो खोई हुई बेटी वही ही मिल जाने के बाद बस वो उसी के बारे में ही सोचती रहती है, तुम्हारे बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि उनके जाने के बाद तुम ना जाने क्या क्या नाप शनाप कह रही थी। अब क्या हुआ, अब मुझे इस बात का जवाब दो ना श्वेता। अब क्रिस की ये बात सुनते ही इससे पहले कि श्वेता कोई भी जवाब देती तभी नानी माँ अब कहती है कि तभी तो हमारे जमाने में एक कहावत होती थी कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि शायद भगवान ने यही लिखा था। वहाँ पर अंजलि का वहाँ पर जाना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहा। इधर ये बात सुनते ही अब किशन मामा भी कहते हैं हाँ माँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इधर ये बात सुनते ही अब क्रिश कहता है श्वेता अब क्यों चुपचाप खड़ी हो गई हो तुम, जवाब दो मेरी इस बात का। अब क्रिस की इस बात पर अब श्वेता कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उस समय को ओवर रिएक्ट कर दिया था, क्योंकि जैसे ही मम्मी के वहाँ पर जाने की खबर मुझे लगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि मम्मी कितने दिनों के बाद तो वहाँ पेरिस से आई ही थी और वो फिर से वो दोबारा से पेरिस चली गई, वो भी हमें बिना बताए। इसलिए मैं मम्मी से नाराज हो गई थी। लेकिन मैं अब अपने उस बिहेव के लिए मम्मी को सॉरी भी बोल दूंगी, और हाँ पापा मैं सभी को अब सप्लाई की गारंटी भी दे दूंगी। इधर मल्होत्रा परिवार में जहाँ आज सुबह का दिन उनके लिए बहुत ही खराब था, लेकिन अभी शाम होते होते मल्होत्रा परिवार में अब काफ़ी खुशी की एक लहर दौड़ आई थी। तो वहीं इधर दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में आकाश गुलेरिया भी अपने रूम में बैठा हुआ था। आकाश यहाँ पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। उसे इस तरह से सोचता हुआ देखकर अब श्रेया कहती है क्या हुआ है आकाश, कुछ हुआ है क्या। श्रेया की इस बात पर अब आकाश गुलेरिया कहता है हाँ सब ठीक है श्रेया, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है। अब आकाश की ये बात सुनते ही श्रेया कहती है सिर में दर्द है तो ठीक है आकाश, आप यहाँ पर बैठो, मैं आपको हेड मसाज कर दूंगी, जिससे शायद आपको अपने हेडेक में थोड़ा सा तो आराम मिलेगा। इधर श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है नहीं श्रेया तुम भी तो थक ही गई होगी ना, तुम रुको मैं बस कॉफ़ी लेकर आता हूँ, क्योंकि शायद को गर्मा गर्म कॉफ़ी पीने से ये सिर का दर्द थोड़ा सा ठीक हो जाए। इधर आकाश ये कहते हुए ही अब वो अपने बेड से उठता है और अब वो अपने रूम से निकलकर बाहर किचन की तरफ जाने लगता है। आकाश जैसे ही अब यहाँ पर किचन की तरफ बढ़ रहा था तो आकाश को वहाँ पर जाता हुआ देखकर अब शारदा, जो कि वहाँ पर उसे बीच में ही मिली थी, इसलिए शारदा अब कहती है आकाश बाबा आपको कुछ चाहिए। अब शारदा की इस बात पर आकाश कहता है नहीं आप अपना काम कीजिए आंटी, मैं बस कॉफ़ी बनाने के लिए आया हूँ। वहीं दूसरी तरफ इधर राजलक्ष्मी के दिमाग में भी उसी रूम की ही बातें चल रही थी, क्योंकि जब से राजलक्ष्मी ने भी अब उस रूम में किसी के होने की आवाज़ें सुनी तो उसका भी मन अब काफ़ी बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसे शक हो गया था कि ज़रूर वहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो उनसे छुपाया जा रहा है। इसलिए अब वो भी उसे
वो भी बस अब उस रूम को चेक करना चाहती थी और अब वो अपना काम कर ही रही थी। यहाँ बाकास ने जब राजलक्ष्मी को ऐसे देखा तो वो राजलक्ष्मी को कहता है, क्या हुआ है राजलक्ष्मी, तुम ठीक तो हो ना। इधर आकाश की इस आवाज़ को सुनकर अब राजलक्ष्मी अपने सेंस में आती है और वो अब आकाश गुलेरिया को कहती है, क्या हुआ है भैया, सब सब आपने कुछ कहा है क्या अभी। यहाँ पर राजलक्ष्मी की ये बात सुनते ही अब आकाश कहता है, तुम कहाँ खोई हुई थी राजलक्ष्मी, देखो अभी तुमने क्या किया। इधर आकाश की ये बात सुनते ही राजलक्ष्मी जब नीचे देखती है तो जो पानी उसे गिलास में डालना चाहिए था वो तो पूरा का पूरा जमीन पर ही वो गिरा रही थी, क्योंकि राजलक्ष्मी उस कमरे के बारे में इतना सोच रही थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो जिस गिलास को भर रही थी उसमें तो पानी डल ही नहीं रहा है। वो बस वहां पर जग से पानी को लेकर सारा ही जमीन में डाले जा रही थी। इधर ये जैसे ही राजलक्ष्मी ने ये सब देखा तो अब उसे अपनी गलती का रियलाइज होता है और अब राजलक्ष्मी कहती है, आई एम सॉरी भैया, वो पता नहीं ये कैसे हो गया, मुझे तो कुछ से समझ में ही नहीं आया, हाँ शायद मेरा ध्यान ही नहीं होगा। राजलक्ष्मी कोई की इस बात को सुनकर अब आकाश ये तो जानता था कि जरूर राजलक्ष्मी किसी चीज को लेकर बहुत ही परेशान है, तभी तो शायद उसका ध्यान यहाँ पर पानी में डालने में नहीं है। लेकिन आकाश अभी कहता है, इट्स ओके राजलक्ष्मी, हाँ रिलैक्स करो। वैसे भी कई बार हम लोगों से जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ऐसा छोटी मोटी चीज़ें तो हो जाती हैं। वैसे क्या तुम कॉफ़ी पीना पसंद करोगी। यहाँ पर आकाश की ये बात सुनते ही अब राजलक्ष्मी कहती है, भैया क्या कॉफ़ी आप बना रहे हैं। अब राजलक्ष्मी की इस बात पर आकाश कहता है, हाँ मैं बना रहा हूँ। अब इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी कहती है कि फिर ठीक है, फिर तो मैं भी पीऊंगी अगर आप बना रहे हैं तो। राजलक्ष्मी की इस बात पर अब आकाश कहता है, ठीक है मैं बनाता हूँ। यहाँ आकाश अब 4 कप कॉफ़ी बनाकर 2 कप लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है तो वहीं 1 कप वो वहाँ पर काम कर रही शारदा को दे देता है, तो इधर दूसरा कप वो राजलक्ष्मी को दे देता है और अब अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ राजलक्ष्मी भी अब आकाश के द्वारा दिए गए उस कप को लेकर अब वहाँ पर अपनी कॉफ़ी इंजॉय करते हुए ही अब वो सोच रही थी, क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक मन कर रहा है कि मैं लंदन चली जाऊं, क्योंकि मैं अनीका को देखना चाहती हूँ, उससे मिलना चाहती हूँ। मैं बस एक बार अनीका को अपनी आंखों से देख लूं और उससे अपने किए की माफ़ी मांग लूं। वो सिर्फ मेरी ननंद नहीं है बल्कि वो तो मेरी पोस भी है। अरे मैं ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हूँ अनीका के साथ, उसके साथ, क्योंकि मैं तो कभी उसके साथ ऐसा करने के लिए सपने में भी नहीं सोच सकती। और दूसरी तरफ उस कमरे के राज ने मुझे परेशान किया हुआ है। भला वो आवाज़ें ऐसे क्यों आ रही थी, जो आवाज़ें आलिशा को भी सुनाई दी हैं और पिंकी को भी। या राजलक्ष्मी के दिमाग में ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारी ही बातें चल रही थी। वो अभी भी उतनी ही परेशान थी जितनी वो पानी डालते समय पहले थी। इधर दूसरी तरफ इंडिया में मनाली में अब तक इंस्पेक्टर अब्बास की पूरी टीम यहाँ पर पुराने गुलेरिया हाउस में एकत्रित हो चुकी थी। यहाँ इंस्पेक्टर अब्बास बस अब भूमिका को ही देख रहे थे। उन्हें खुद की तरफ इंस्पेक्टर अब्बास को खुद की तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर अब भूमिका कहती है, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं। इधर भूमिका ने ये कहा ही था, लेकिन अब उसकी इस बात पर इंस्पेक्टर अब्बास जल्दी से कहते हैं, क्या जरूरत थी भूमिका तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जल्दबाजी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिससे कोई भी गड़बड़ हो जाए। अरे अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कोई भी प्लान था तो एक बार कम से कम हमें डिस्कस तो करती, हमें तुम्हारे प्लान के बारे में पता तो होता। सोचो अगर तुम्हें वहाँ पर टाइम से नहीं बचाया गया होता तो क्या तुम सोच सकती हो कि आज तुम्हारे साथ अब तक क्या हो चुका होता। इधर यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास की चिंता भी जायज़ थी। इधर उनकी ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, देखिए सर, मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है,
मुझे वहाँ पर अपनी पूरी तैयारी से जाना चाहिए था। मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी वहाँ पर जाने की, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सभी मुझे इस तरह से डांटें। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ ना। अरे मैं एक अडल्ट हूँ और मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जब आप लोग मुझसे ऐसे बातें कर रहे हैं। इधर भूमिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा यानी कि एनी कहती है, आपको सच में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले प्लानिंग कीजिएगा, उसके बाद ही उस प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपके इस एक्शन की वजह से वो सभी अब अलर्ट हो चुके होंगे, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया होगा कि यहाँ पर उनके ऊपर किसी की नज़र है और अब वो बड़ी ही सफाई के साथ अब अपना काम करेंगे। इवन अब वो और भी ज़्यादा अवेयर हो गए होंगे। एनीवे, कल मुझे अपनी कंपनी में भी जाना है। इधर एनी की ये बात सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं आपके साथ उस कंपनी में चल सकता हूँ। इधर इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब भूमिका जोर जोर से हंसने लगती है, और अब जब भूमिका उसके ऊपर हंस रही थी तो अब इंस्पेक्टर अब्बास फिर से भूमिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्यों, अब क्या हुआ। अब उसकी इस बात को सुनकर अब यहाँ पर भूमिका इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है, लगता है कि आपने रोहित के झूठ को काफ़ी ही सीरियसली ले लिया है। भूमिका की इस बात पर अब अब्बास कहते हैं, मैं तो बस उस अनीकरण फार्मेसी को देखना चाहता था, मैं बस इसीलिए कह रहा था वहाँ पर जाने की। अब्बास की इस बात पर अब एनी यानी कि स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है, आप मेरे साथ चल सकते हैं, मुझे कोई भी ऐतराज़ नहीं है। इधर ये कहते हुए ही एनी अब अपने रूम की तरफ उठकर जाने लगती है, तो वहीं इंस्पेक्टर अब्बास अब इधर उधर देखने लगते हैं और उसके बाद वो भूमिका से कहते हैं, मिस्टर करण गुलेरिया कहाँ है। इंस्पेक्टर अब्बास ने ये कहा ही था, लेकिन उसकी ये बात सुनते ही अब भूमिका अपने मन में ही सोचती है, ओ गॉड, ये जॉन कहाँ चला गया। कुछ देर तक इधर सोचने के बाद अब भूमिका कहती है, वो होंगे यहीं कहीं, मेरे ख्याल से अब हमें आराम करना चाहिए, क्योंकि करण गुलेरिया यहीं कहीं होंगे, मैं क्या उन्हें साथ में लेकर घूमती हूँ। इसके बाद वो सभी अब वहाँ पर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ भूमिका भी अपने रूम में जाकर चेंज करने जाने ही वाली थी कि तभी अब अचानक से उसका फ़ोन अब बजने लगता है। अब अपने फ़ोन की आवाज़ से भूमिका जब अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है तो उसकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो नंबर था उसे देखकर वो हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि वो उसे अब इस समय फ़ोन क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भूमिका की स्क्रीन पर धीरज मारवा का फ़ोन नंबर शो हो रहा था, यानी कि उसका कज़न धीरज मारवा उसे फ़ोन कर रहा था। उसने यहाँ पर धीरज का नाम देखकर अब भूमिका अपने मन में सोचती है, ये धीरज ने कहीं मुझे उस हॉस्पिटल में देख तो नहीं लिया है ना। ओह गॉड, अगर इसने मुझे सच में देख लिया होगा तो फिर तो एक बहुत ही बड़ा मैस क्रिएट हो गया। अब ये ना जाने मुझसे कैसे कैसे सवाल करेगा। अभी यही सब सोचते हुए ही भूमिका मारवा अब अपने फ़ोन को उठाती है और कहती है, हेलो। इधर भूमिका की इस आवाज़ पर अब उसे सामने से आवाज़ आती है, भूमिका, सच में क्या तुझे शर्म नहीं आती है क्या। यहाँ पर धीरज की इस बात को सुनकर अब भूमिका को बड़ा ही गुस्सा आता है और अब वो कहती है, व्हाट नॉनसेंस, ये क्या कह रहे हैं आप। इधर अब धीरज कहता है, और नहीं तो क्या, और क्या कहूँ मैं तुम्हें। अरे हमारे खुद के हॉस्पिटल, हमारा खुद का भी तो एक लाइफ केयर हॉस्पिटल है ना, जिसमें सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन हमारा खुद का हॉस्पिटल होने के बावजूद भी तुम किसी और हॉस्पिटल में गई थी। हाँ तो सच में अब मैं तुम्हें ये सब ना कहूँ तो और क्या कहूँ। अब तू मुझे सच सच बता कि तू जगजीवन हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। यहाँ पर अब उसने इतना ही कहा था कि अब भूमिका यहाँ पर अब यही सोचने लगती है कि अब वो धीरज को क्या जवाब दे। तभी अब धीरज उसे फिर से कहता है कि बता ये क्या करने गई थी, और हाँ अब ये मत बोलना कि मुझे कोई गलतफहमी हुई है कि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को देखा होगा, क्योंकि मेरे दोस्त ने तुझे सच में उस हॉस्पिटल के बाहर देखा था और मुझे पूरा यकीन है मेरा दोस्त मुझे झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही उसने तुम्हें वहाँ पर देखा तो उसने तभी मुझे कॉल कर बता दिया था। इधर धीरज ने ये कहा ही था। उसकी ये बात सुनते ही अब भूमिका कहती है, ऐसी बात नहीं है
मैं यहाँ अपने किसी काम के सिलसिले में आई थी। अब तू फोन रख, मुझे काफ़ी ही नींद आ रही है। अब भूमिका की इस बात पर अब धीरज कहता है, यहाँ तेरा अपना घर है ना, और तू पता नहीं कहाँ पर है। धीरज की इस बात पर अब भूमिका कहती है, ब्रो मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और सेफ हूँ। इधर भूमिका ने ये कहते हुए ही अब अपने फ़ोन को जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दिया, ताकि इससे पहले धीरज उससे कोई भी सवाल पूछता या उसकी कोई ये झूठ पकड़ी जाती तो वो अब फ़ोन को रखना ही बेटर समझती है। और अब वो उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब अपने बैग से अपनी नाइट ड्रेस को निकाल कर चेंज करने के लिए बाथरूम में चली जाती है।